गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पेरेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था बेटा, एक चैप्टर उठाए थे बी फार्मा 6 सेमेस्टर से, जिसका नाम था ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर। उसमें हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे कि पेप्टिक अल्सर एक्चुअली होता कैसे है। तो मैंने आपको बताया था कि एग्रेसिव फैक्टर का जो रेट है बेटा वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू डिफेंसिव फैक्टर, यानी डिफेंसिव फैक्टर वहां पर कम पड़ जाते हैं, एग्रेसिव फैक्टर ज्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है बेटा, हमें पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है। और एग्रेसिव फैक्टर में मैंने आपको 3 फैक्टर बताए थे, एच पाइलोरी बैक्टीरिया, HCl यानी कि गैस्ट्रिक एसिड, और हमने वहां पर और आपको क्या बताया था बेटा, पेप्सिन एंजाइम बताया था। तो अब सबसे ज्यादा उस केस में मैंने आपको बताया था कि HCl जो है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है मेम्ब्रेन को लाइसिस करने के लिए, मेम्ब्रेन को डैमेज करने के लिए, यानी जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वही एसिड आगे जाकर के अल्सर कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये भी मैंने बताया था कि उसी एसिडिक पीएच पे पेप्सिनोजेन एंजाइम जो है वो एक्टिवेट होता है और उसके बाद प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी हमारे स्टमक के अंदर शुरू करता है, जिसके कारण हमें क्या हो जाती है, पेप्टिक अल्सर होती है। तो अब सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि आखिर में ये HCl का प्रोडक्शन कैसे होता है, हमारी बॉडी में HCl बनते कैसे हैं, और अगर बनते हैं तो उसका रेगुलेशन कैसे होता है। अगर इस 2 कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो इसका जो ट्रीटमेंट अप्रोच है बेटा, यानी इसको हमें ठीक कैसे करना है, कहां पे हमें रिसर्च अप्रोच डेवलप करने हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाला हूँ प्रोडक्शन ऑफ HCl। HCl का प्रोडक्शन बॉडी में होता कैसे है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें बेटा तो आपको मैं बताया था कि HCl का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, ऑब्जेक्टिव ग्लैंड में होता है। कहाँ पर होता है बेटा, ऑब्जेक्टिव ग्लैंड में। टोटल मैंने आपको 4 लेयर बताया था GIT में, जिसमें क्या था बेटा, म्यूकोसल लेयर, सबमस्कुलर, मस्कुलर एंड पेरिटोनियल लेयर। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर था बेटा वो क्या था, म्यूकोसल लेयर। और उसी म्यूकोसल लेयर में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जिसका नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव ग्लैंड। यानी अगर हम बात करें तो हमने एक इमेजिनेशन डायग्राम बनाया है किसका, स्टमक का। हमारी बॉडी में स्टमक जो है यहीं पर HCl का प्रोडक्शन होता है, उसी का हम लोगों ने क्या बनाया है, सिंपल सा डायग्राम बनाया है, और उस डायग्राम के थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। अब सुनना, यहाँ पर ये जो हमारा टोटल 4 लेयर है बेटा, पेरिटोनियल, मस्कुलर, सबमस्कुलर और इनर मोस्ट लेयर क्या है, म्यूकोसल लेयर। इस म्यूकोसल लेयर में क्या प्रेजेंट है, तो एक ग्लैंड प्रेजेंट है, जिसका नाम क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव ग्लैंड। एंड ऑब्जेक्टिव ग्लैंड आपको मालूम है विल बी रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन और प्रोडक्शन ऑफ HCl। यही ऑब्जेक्टिव ग्लैंड आगे जाकर के HCl के प्रोडक्शन के लिए क्या होता है बेटा, रिस्पांसिबल होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ग्लैंड आखिरकार ये HCl का प्रोडक्शन करता कैसे है। तो इसी ग्लैंड को हम थोड़ा सा और जूम कर दें, मतलब उसको लार्ज साइज में देख रहे हैं ताकि इजीली हमें समझ में आ जाए कि HCl का प्रोडक्शन कैसे होता है। यहाँ पर बहुत ही स्मॉल साइज में ऑब्जेक्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, म्यूकोसल लेयर में लोकेटेड होते हैं। इसको हमने क्या किया बेटा, थोड़ा सा लार्ज साइज में देखा ताकि वो कॉन्सेप्ट जो हमारा HCl प्रोडक्शन का वो हमें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो हमने क्या बनाया बेटा, इसी ऑब्जेक्टिव ग्लैंड को हमने क्या किया, एक लार्ज साइज में हमने यहाँ पर लिया कि हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव ग्लैंड है। अब ऑब्जेक्टिव ग्लैंड की अगर बात करें बेटा तो यहाँ पर बीच में आप देख रहे हो कि एक स्पेस है, एक ओपनिंग है। इस ओपनिंग को अपन बोलते हैं बेटा ऑपिकल कैनेलिकुली। क्या बोलते हैं बेटा, दिस वन इज नोन एज ऑपिकल कैनेलिकुली। सुनना, ऑपिकल कैनेलिकुली की अगर हम बात करें बेटा, ये जो ओपनिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपिकल कैनेलिकुली बोलते हैं, है ना। अब सुनना, इस ऑब्जेक्टिव ग्लैंड की अगर बात करें बेटा तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, पोटासियम और क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन। पोटासियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। और ये आयंस है तो ये क्या होते रहते हैं, मूव होते रहते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर ये जो ऑपिकल कैनेलिकुली जो स्पेस है, यहाँ पर पोटासियम और क्लोरीन क्या होते रहते हैं, अप डाउन होते रहते हैं। वहां पर क्या है, चैनल है, तो चैनल में इंटर भी कर रहे हैं, और यानी कि इनफ्लक्स भी हो रहा है और इफ्लक्स भी हो रहा है। इन क्लोरीन और पोटासियम का कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है बेटा, इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स होता है। अब सुनना, यहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट है बेटा, इस ऑपिकल कैनेलिकुली के जो सरफेस है, इस सरफेस पर एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन पोटासियम एटीपेज, या तो इसको हम प्रोटॉन पंप भी बोलते हैं। हाइड्रोजन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, प्रोटॉन अपन मानते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन पोटासियम एटीपेज एक एंजाइम है बेटा जिसको हम प्रोटॉन पंप भी कहते हैं। और ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये पोटासियम और हाइड्रोजन को क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब सुनना, यहाँ पर इसका काम क्या है कि यहाँ पर जो पोटासियम प्रेजेंट है ऑपिकल कैनेलिकुली में, इस ऑपिकल कैनेलिकुली से पोटासियम को क्या करना है, बाहर लाना है, और बदले में हाइड्रोजन को क्या करना है, अंदर करना है। पॉइंट समझ में आ गया। ये पोटासियम को बाहर करेगा क्लोरीन के
साथ इसका कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। ये जो एंजाइम्स यहाँ पर है बेटा एटीपेज जो एंजाइम है हाइड्रोजन पोटासियम एटीपेज, या तो इसको हम प्रोटॉन पंप भी बोलते हैं। इसका काम क्या है कि पोटासियम जो यहाँ पर आई है उस पोटासियम को ये क्या कर देगा बेटा, बाहर करेगा ऑप्टिकल कैनालिकुली से, और बदले में हाइड्रोजन को क्या कर देगा, अंदर कर देगा। अब आप कहोगे कि सर ये हाइड्रोजन आया कहां से वहां पर, तो अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर एक एंजाइम प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में बेटा जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है बेटा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है। और एज पर एग्जाम नेम अगर हम इसके नाम से देखें तो नाम में ये क्या करा बेटा, कार्बोनिक जो है बेटा उसमें क्या प्रेजेंट होगा, CO2, मतलब as per their name it represent carbonic for CO2 and anhydrous for H2O। पॉइंट क्लियर है, ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि CO2 और H2O दोनों इसमें क्या है, प्रेजेंट है। ये CO2 और H2O रिएक्शन करके क्या बनाएगा बेटा, H2CO3 का फॉर्मेशन करेगा, और फर्दर जब ये ब्रेक होंगे तो H प्लस और HCO3 आयंस में ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। यही H जो है बेटा कहां पर जाएगा, ये जो ऑब्जेक्टिव ग्लैंड है वहां पर जाएगा, और वहां पर ये हाइड्रोजन पोटासियम एटीपेज इस H को क्या कर देगा, अंदर कर देगा, बदले में पोटासियम को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो अगर पोटासियम बाहर जाता है तो आपको मालूम है कि सेल से पोटासियम बाहर जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन अगर वहां पर होगा बेटा तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप होंगे। या तो एक्शन पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट को भी अगर हम अप्लाई नहीं करें तो डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो H प्लस और क्लोरीन माइनस है बेटा, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे भाई, तो H प्लस और क्लोरीन माइनस आगे जाकर के क्या बनाएगा, HCl। HCl का प्रोडक्शन हो गया। अब सुनना, यहां पर एक तो H का है, ये H आगे जाकर के क्या बना दिया, HCl, यानी कि स्टमक के अंदर HCl का प्रोडक्शन हो गया। मैंने आपको बताया था कि जब भी HCl बनेगा तो बॉडी के बाहर एक क्या हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा बेटा, एक लेयर डेवलप हो जाएगा जो HCl से क्या करेगा, बॉडी को डिफेंस करेगा। एक्स्ट्रा लेयर मैंने बताया था आपको कि स्टमक के अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर होता है जो HCl के प्रोडक्शन होने के बाद वो क्या होता है, उसका फॉर्मेशन होता है ताकि HCl हमारे म्यूकोसल मेम्ब्रेन को डैमेज ना करे, हमें अल्सर ना कॉज करे। तो देखना यहाँ पर H2CO3 था, ये H प्लस बाइकार्बोनेट आयन में क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ। ये H तो चला गया HCl को प्रोडक्शन करने के लिए, और ये जो बाइकार्बोनेट है बेटा, ये बाइकार्बोनेट क्या करेगा, तो फॉर्मेशन ऑफ म्यूकोसल बाइकार्बोनेट लेयर, यही बाइकार्बोनेट यहाँ से जाएगा बेटा, और ये बाइकार्बोनेट यहाँ पर जाकर के स्टमक के अंदर क्या करेगा बेटा, तो सॉरी ये बाइकार्बोनेट जाएगा और ये स्टमक के अंदर क्या करेगा बेटा, तो स्टमक के अंदर एक और एक्स्ट्रा लेयर का फॉर्मेशन करेगा जो क्या करेगा बेटा, जो HCl से हमारे स्टमक को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो जब जब बॉडी में HCl का प्रोडक्शन होगा तब तब बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, और यही बाइकार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट क्या है, तो बाइकार्बोनेट मैंने आपको डिफेंसिव फैक्टर में बताया था, और HCl हमारा क्या है, एग्रेसिव फैक्टर है। जितना HCl का प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही डिफेंसिव लेयर का प्रोडक्शन हो रहा है। जब जब HCl का प्रोडक्शन होगा तो स्टमक में क्या हो जाएगा, एक डिफेंसिव लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब इन दोनों में बैलेंस होगा हमें कोई अल्सर जैसी चीजें देखने को नहीं मिलेगी। नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें कोई अल्सर नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन इन केस एग्रेसिव फैक्टर ज्यादा हो जाए, HCl का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा हो जाए, और उस कंपेयर में बाइकार्बोनेट जो है उस वो HCl को ज्यादा समय तक उसको फेस ना कर पाए, बाइकार्बोनेट लेयर को अगर वो इवेट कर दे बेटा, उसको लाइसिस करके अंदर चला जाएगा तो म्यूकोसल लेयर को डैमेज करेगा, तब हमें क्या देखने को मिलेगा, अल्सर देखने को मिलेगा। तो ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया HCl के प्रोडक्शन की, आखिरकार HCl का प्रोडक्शन होता कैसे। अब मैं बताता हूँ रेगुलेशन ऑफ HCl कि कब HCl का प्रोडक्शन होता है, कब HCl का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी में HCl का प्रोडक्शन हो रही है, और अगर हो भी रही है तो उसके बिहाइंड कौन से रिसेप्टर रिस्पांसिबल हैं। अब आप कोलिनर्जिक एड्रिनर्जिक वाला कॉन्सेप्ट पे आपको आना होगा। जब कोलिनर्जिक सिस्टम में मैंने बताया था कि M1 रिसेप्टर कहां पे प्रेजेंट होता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। इसी ग्लैंड की बात हो रही है, यहां पर M1 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, तो HCl के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। जो मैंने आपको कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम में बताया था उस कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, रिकॉल करना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं बेटा। प्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, प्रोडक्शन के बाद हम लोग कहां पर जाते हैं, रेगुलेशन, और रेगुलेशन वाले पोर्शन से ही हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा, ट्रीटमेंट अप्रोच आ जाएगा, और उसके बाद हम कहां पर चले जाएंगे, ड्रग क्लासिफिकेशन पे जाएंगे, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो आपको रेगुलेशन में ही क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ड्रग रेगुलेशन पॉइंट देकर के चैप्टर को बाइंड अप करेंगे। तो अब हम लोग आते हैं बेटा, देखते हैं रेगुलेशन ऑफ HCl।
तो हम लोग ने प्रोडक्शन ऑफ HCl कंप्लीट कर लिया बेटा। अब हम लोग कहाँ पर आते हैं, रेगुलेशन ऑफ HCl, कि आखिर ये HCl का प्रोडक्शन कब इंक्रीज करना है, कब डिक्रीज करना है, यानी इनका रेगुलेशंस बॉडी में कैसे होगी। उन रेगुलेशंस पैरामीटर्स के बेस पर ही, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर ही हम क्या करेंगे बेटा, ट्रीटमेंट अप्रोच लेकर के आएंगे कि अगर अल्सर हुआ है तो अल्सर को हमें ठीक कैसे करना है। तो देखो, अगर हम रेगुलेशन ऑफ HCl की बात करें कि HCl का प्रोडक्शन कब इंक्रीज होगा, बॉडी में कब डिक्रीज होगा, तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे चीजों को मेंशन कर रखा है और इस कॉन्सेप्ट को मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ कि कैसे HCl का प्रोडक्शन क्या होता है, बॉडी में होती है। अब उसी कॉन्सेप्ट को अपन क्या करते हैं बेटा, रेगुलेशन से कनेक्ट करते हैं। अगर रेगुलेशन की बात करें बेटा, तो HCl का प्रोडक्शन कब इंक्रीज करना है या कब डिक्रीज करना है, उसी कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना है, क्लियर करना। देखो, जैसे ही हमने खाना खाया, जैसे हमने क्या किया बेटा, फीडिंग, यानी कि जैसे ही हमने खाना खाया तो दो चेंजेस बॉडी में आती है। कितनी चीजें होती है, दो चीजें होती है। फर्स्ट चीज क्या होती है कि कोलिनर्जिक जो न्यूरॉन्स है बेटा, यानी कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो बॉडी में क्या हो जाती है, कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। और कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम तो हमारे कंट्रोल के ऊपर है नहीं, हमारे विल पावर के ऊपर है नहीं, वो तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, सेल्फ कंट्रोल करता है। जैसे ही हमने खाना खाया तो क्या एक्टिवेट हुआ बेटा, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स एक्टिवेट हुए, कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुए। और जैसे ही कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होंगे तो वो क्या रिलीज करेंगे, एसिटाइलकोलिन। क्या चीज का प्रोडक्शन होगा बेटा, एसिटाइलकोलिन का प्रोडक्शन होगा। अब ये एसिटाइलकोलिन कहां पर जाएगा बेटा, तो अपने रिसेप्टर पे जाएगा। तो आप एक बार रिकॉल कीजिए कि मैंने आपको जब कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें मैंने क्लियर किया था कि वहां पर एक रिसेप्टर है, M3 रिसेप्टर, जो कहां पे प्रेजेंट होता है, तो M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिन में, यानी कि हमारे स्टमक, हमारे GIT में प्रेजेंट होता है। मैंने बताया था M1 कहां पे प्रेजेंट होता है, तो ऑटोनोमिक गैंग्लिया में, M2 कहां पे प्रेजेंट होता है, हार्ट में, M3 कहां पे प्रेजेंट होता है, तो गैस्ट्रिक में प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं और कुछ स्मूथ ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम में कंप्लीट कर दिया हूं आपको। अगर आपको कंप्लीट नहीं, आपने अगर इसको पढ़ा नहीं है तो एक बार कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम वाले जो वीडियो बेटा ड्रग एक्टिंग ऑन ANS, उसको जरूर देखें। अब सुना बेटा, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव ग्लैंड है, इस ग्लैंड के पास सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर टोटल कितने रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, 4 रिसेप्टर होते हैं। एक तो हमारा किसका है, M3 रिसेप्टर, यानी मैस्कुरेनिक 3 रिसेप्टर एसिटाइलकोलिन का। इसके अलावा हिस्टामिन 2 रिसेप्टर, हिस्टामिन 1, हिस्टामिन 2, हिस्टामिन 3, टोटल कितने रिसेप्टर होते हैं, हिस्टामिन के 3 रिसेप्टर होते हैं। ये हिस्टामिन क्या होता है बेटा, तो ये हमारी बॉडी में ऑटोकॉइट्स है, एंडोजीनियस मीडिएटर है, यानी कि लोकल हार्मोन्स है, और ये अपना एक्शन क्या करते हैं, वहां पर बॉडी में शो करते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिन का एक रिसेप्टर प्रेजेंट है बेटा, और EP रिसेप्टर प्रेजेंट है प्रोस्टाग्लैंडिन का। किसका, प्रोस्टाग्लैंडिन का एक रिसेप्टर प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, EP। जब मैं प्रोस्टाग्लैंडिन आपको पढ़ाऊंगा या आपने पढ़ा होगा प्रीवियस सेमेस्टर में, 6th सेमेस्टर के बच्चे तो प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़े ही होंगे आप लोगों ने, तो प्रोस्टाग्लैंडिन का एक रिसेप्टर होता है बेटा EP रिसेप्टर, जो कहां पे प्रेजेंट होता है, GIT में प्रेजेंट होता है। कहां पे प्रेजेंट होता है, GIT में, और ऑब्जेक्टिव ग्लैंड पे प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो डायरेक्टली वो अपने M3 रिसेप्टर पे जाकर के क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। इसके पास दो ऑप्शंस है, या तो एसिटाइलकोलिन डायरेक्टली जाकर के बाइंड हो, या तो इनडायरेक्टली या हिस्टामिनोसाइट पे जाएगा। हिस्टामिनोसाइट वैसे साइट जहां से हिस्टामिन को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। तो या तो एसिटाइलकोलिन डायरेक्टली कहां पे गया सिग्नल, जैसे ही एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम, जैसे ही हमने खाना खाया, इमेजिनेशन करो बेटा, बहुत इजीली ये चीजें समझ में आ जाएगी। और ये आपको कॉन्सेप्ट, जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तब तक फार्माकोलॉजी पढ़ने में मजा नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझना कि जैसे ही हमने खाना खाया तो कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, और कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम क्या किया भाई, तो एसिटाइलकोलिन को रिलीज किया। एसिटाइलकोलिन के पास दो ऑप्शन है, या तो वो डायरेक्ट अपने रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड करे। रिसेप्टर तो आपको मालूम ही है कि हर कोई फंक्शन करने के लिए बॉडी में एंडोजीनियस मीडिएटर या एक्सोजीनियस मीडिएटर वो अपने रिसेप्टर पे जाकर के क्या करता है, बाइंड करता है। जैसे हमें अपने घर पे आना है तो हमारा एक पर्सनल डोर होगा, एक हमारे दरवाजे होंगे घर के बाहर, हम उसी दरवाजे से एंटर करेंगे, ना कि पड़ोसी के दरवाजे से एंटर कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है कि जितने भी मीडिएटर्स होते हैं उनके पर्सनल क्या होते हैं, डोर होते हैं, कि जब भी वो एंटर करेंगे तो अपने ही दरवाजे से एंटर करेंगे। यानी अगर एसिटाइलकोलिन को एंटर करना है तो वो अपना एक दरवाजा बना करके रखा है कि यहाँ पर हमारा क्या है भाई, तो यहाँ पर हमारा घर है। जैसे मान के चलो हमारा घर एक भोपाल में, हमारा घर एक गांव में भी होगा, तो दोनों जगह के हमारे पास की होंगे। तो वैसे यहाँ पर एक घर है एसिटाइलकोलिन का, कहां पर, ऑब्जेक्टिव ग्लैंड में, और उसी डोर से वो क्या करेगा, एंट्री करेगा। तो पहला ऑप्शन तो ये क्लियर हुआ। सेकंड उसने क्या किया भाई, तो हिस्टामिनोसाइट को जाकर के एक्टिवेट किया। हिस्टामिनोसाइट जैसे ही एक्टिवेट होगा क्या रिलीज करेगा बेटा, हिस्टामिन। जैसे ही एक्टिवेट होगा तो ये क्या रिलीज करेगा बेटा, हिस्टामिन रिलीज करेगा।
और ये हिस्टामिन क्या करेगा बेटा, अपने रिसेप्टर यहाँ पर देखेगा कि ऑक्जेंटिक ग्लैंड में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो इसने देखा कि हमारा हिस्टामिन 2 रिसेप्टर प्रेजेंट है, उसी डोर से ये क्या करेगा, यहाँ पर इंटर कर जाएगा। अब सुनिए, ये तो पहला केस हो गया। सेकंड केस क्या होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो पाइलोरिक एंट्रम में पीएच क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। पाइलोरिक एंट्रम क्या है बेटा, ये जो ओपनिंग ऑफ स्टमक है, जो स्टमक का ओपनिंग है, इसोफेगस से जो स्टमक की ओपनिंग होती है या ड्यूरनम वाला जो रीजन है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, जो ओपनिंग वाला रीजन है बेटा उसी को हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक बोलते हैं। पाइलोरिक कैनाल भी इसको बोला जाता है, पाइलोरिक एंट्रम भी इसे बोलते हैं। तो ये जो पाइलोरिक एंट्रम है बेटा, जैसे ही हमने खाया तो पीएच देखो, स्टमक का पीएच क्या है, लो है। लो करने का मतलब है वहां पर एसिडिक पीएच है, पीएच 7 से बिलो है, और जैसे ही वहां पर फूड जाएगा, जैसे ही हमने खाना खाया तो वो क्या हो जाएगा, पीएच को इंक्रीज करेगा, यानी बेसिसिटी की ओर लेकर के जाएगा। एसिड से क्या चीज में कन्वर्ट करना शुरू करेगा, बेसिक में कन्वर्ट करना शुरू करेगा। तो जैसे ही हमने खाया तो पाइलोरिक एंट्रम जो एरिया है बेटा, पाइलोरिक कैनाल जो एरिया है, उसकी पीएच इंक्रीज हो गई, और पीएच इंक्रीज होने के कारण उसी समय ये जो पाइलोरिक एंट्रम है बेटा, ये क्या करेगा, गैस्ट्रिन का सेक्रीशन करेगा। क्या चीज का सेक्रीशन करेगा, गैस्ट्रिन। ये गैस्ट्रिन क्या है बेटा, जूस है। तो इस गैस्ट्रिन का ये क्या करेगा, सेक्रीशन करेगा। अब गैस्ट्रिन के पास भी दो ऑप्शन है, या तो ये क्या करे भाई, इनडायरेक्टली हिस्टामिन को एक्टिवेट करे, या तो डायरेक्टली अपने रिसेप्टर जी पे जाकर के बाइंड कर जाए। आया समझ में? जैसे ही गैस्ट्रिन सेक्रीट होगा तो ये गैस्ट्रिन क्या करेगा बेटा, ये डायरेक्टली जाकर के या तो जी रिसेप्टर पे बाइंड कर जाएगा, या तो ये हिस्टामिनोसाइट को इनडायरेक्टली एक्टिवेट करके ये हिस्टामिन आकर के एच2 रिसेप्टर पे जाकर के क्या करेगा, बाइंड करेगा। थोड़ा सा इमेजिनेशन करना, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या चेंजेस हुई, तो हमारी बॉडी में दो चीजें हैं, एक तो पाइलोरिक एंट्रम का पीएच इंक्रीज होने के कारण गैस्ट्रिन रिलीज हुई, और गैस्ट्रिन जैसे ही रिलीज होगी तो अपने जी रिसेप्टर पे जाकर के एक्ट हो जाएगी। अभी यहाँ पर ये क्या करने वाली है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, फिलहाल ये अपने रिसेप्टर पे जाकर के एक्ट हो गई। आया समझ में? जैसे मान के चलो बॉर्डर पे सामने से सीज फायर हो रही है, वहां से फायरिंग हो रही है, तो सेना भी अपने जाकर के बूथ पे जाकर के क्या हो जाएगा, तैनात हो जाएगा। अब करना क्या है, नहीं क्या करना है, वो अब उसके ऑर्डर पर डिपेंड करेगा कि उसको बाहर से ऑर्डर क्या मिला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको क्या ऑर्डर किया है कि अटैक करना है या नहीं करना, लेकिन वो अपने पोजीशन में आ जाएगा। तो इसने अपने पोजीशन में आ गया, गैस्ट्रिन ने क्या किया भाई, अपने रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड हो गया और पोजीशन में आ गया कि अब हमें करना क्या है। पॉइंट समझ में आ गया? अब जैसे ही जो ऑर्डर मिलेगा, जो मैं आगे आकर के क्लियर करूंगा। सेकंड ऑप्शन क्या हुआ बेटा, तो सेकंड ऑप्शन हुआ कि जैसे ही हम खाना खाते हैं तो कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, और कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो अपने रिसेप्टर पे जाकर के क्या करता है, एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है। और एसिटाइलकोलिन का आपको मालूम होगा कि टोटल 2 रिसेप्टर होते हैं बॉडी में, एक होता है मैस्कुलिनिक और एक होता है निकोटिनिक। मैस्कुलिनिक में टोटल 5 रिसेप्टर होते हैं, M1 M2 M3 M4 M5, और निकोटिनिक के टोटल कितने रिसेप्टर होते हैं बेटा, 2 रिसेप्टर होते हैं, NN और NM रिसेप्टर। तो सुनना, ये अपने रिसेप्टर पे जाकर के क्या किया, बाइंड किया। तो यहाँ पर 3 रिसेप्टर का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि M3 H2 और G। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन का भी एक रिसेप्टर होता है, EP रिसेप्टर, जो मैं आपको अभी बताऊंगा किसका रोल क्या है। अब सुनना, जैसे ही ये तीनों रिसेप्टर यहाँ पर बाइंड करेंगे बेटा, जैसे ही M3 H2 और G ये तीनों रिसेप्टर यहाँ पर जैसे ही एक्टिवेट होंगे, तो एक्टिवेशन के कारण आपने पढ़ा होगा कि इनका पाथवे क्या होता है, तो ये कैल्शियम की एंट्री करा सकते हैं, या तो फास्फोलाइपेज पाथवे, या जो भी आपने पाथवे जीपीसीआर में आपने यहाँ पर फोकस किया होगा, IP3DAG पाथवे। तो उन पाथवे के बारे में यहाँ पर क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। तो अगर हम पाथवे की बात करें बेटा, तो पाथवे में क्या है कि जैसे ही M3 H2 और G ये रिसेप्टर जैसे ही एक्टिवेट होंगे, ये तीनों के तीनों रिसेप्टर बेटा कैल्शियम की एंट्री के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या चीज के लिए भाई, तो यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर ये क्या करते हैं बेटा, कैल्शियम। चलो ये वाले पोर्शन को मैं हटा देता हूं, ये पोटासियम आएगा, यहां पर कौन सा एंजाइम है बेटा, हाइड्रोजन पोटासियम ATPase, और ये HCl। तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही है कि पोटासियम बाहर आएगा और हाइड्रोजन बदले में अंदर जाएगा, तो आगे जाकर के HCl का प्रोडक्शन करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं यहां से इरेज कर रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। अब सुनना, जैसे ही ये तीनों एक्टिवेट होंगे तो इन्होंने क्या किया भाई, कैल्शियम की एंट्री करवाई। क्या चीज की एंट्री करवाई भाई, तो जो कैल्शियम है बेटा, कैल्शियम की क्या हुई है, एंट्री हुई है। और आपको मालूम है कि अगर कोई किसी अगर सोडियम और कैल्शियम की एंट्री होती है किसी भी सेल में, तो वहां पर क्या होता है, डीपोलराइजेशन, वहां पर क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल, और एक्शन पोटेंशियल होने के कारण वहां पर क्या आ जाती
करेंगे एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाता है, एटीपी का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही ये GH2 और M3 एक्टिवेट हुआ, इसने क्या करवाया भाई? तो इस एरिया में कैल्शियम की एंट्री करवाना स्टार्ट कर दिया। और ये जो कैल्शियम है बेटा, ये कैल्शियम हाइड्रोजन प्रोटॉन पंप, ये जो हमारे पास जो प्रोटॉन पंप एंजाइम है, यानी हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज एंजाइम है, इस एंजाइम को क्या प्रोवाइड करेगा बेटा? पोटेंसी। ये किसको पोटेंसी देना शुरू कर दिया? तो यहाँ पर एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है बेटा? प्रोटॉन पंप, या जिसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज एंजाइम। इस एंजाइम को ये क्या कर दिया बेटा? एक्टिवेट कर दिया। इसकी पोटेंसी को इसने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। फिर से समझना, जैसे ही M3H2 और G ये रिसेप्टर कैसे एक्टिवेट होंगे, तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया जब हम खाना खाएंगे। आया समझ में? ये जैसे ही एक्टिवेट होंगे क्या कराएंगे? कैल्शियम की एंट्री करवाएंगे, और कैल्शियम की एंट्री होने के कारण ये कैल्शियम क्या करेगा बेटा? तो हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज की कंसंट्रेशन को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। इसको क्या देगा? पोटेंसी देना स्टार्ट कर देगा, यानी इसको पोटेंशिएट करना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। और अगर ये पोटेंशिएट करना शुरू कर दिया तो इसका काम क्या है? इसका काम है कि हाइड्रोजन को अंदर करो और पोटेशियम को क्या करो? बाहर करो। अगर इस एंजाइम की हम बात करें तो इस एंजाइम का एक ही काम है कि पोटेशियम को बाहर करो और बदले में आप क्या लेकर के जाओ भाई? हाइड्रोजन को अंदर लेकर के जाओ। यही काम है क्या? अब जैसे ही इस एंजाइम, जैसे मान के चलो एक एंजाइम्स है, अगर पंप है, पंप की अगर हम बात करें तो पंप की अगर हम स्पीड को बढ़ाएंगे, पोटेंसी ज्यादा देंगे तो पंपिंग करना और फास्ट कर देगा, जिसके कारण प्रोडक्शन रेट क्या हो जाएगा? और इंक्रीज हो जाएगा। तो वैसे ही अगर यहाँ पर एंजाइम है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज, तो इसका काम क्या है भाई? तो HCl को अंदर हाइड्रोजन को अंदर लेकर के जाना और पोटेशियम को बाहर करना, यही इसका काम है। और हाइड्रोजन अंदर जाएगा तो क्लोरीन के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा और क्या करेगा? HCl का प्रोडक्शन करेगा। तो अगर यहाँ पर इस एंजाइम्स के कंसंट्रेशन को हमने बढ़ा दिया, कैल्शियम की एंट्री होने के कारण हमने इसको पोटेंशिएट कर दिया, तो ये एंजाइम जो अप डाउन वाला जो रेट है, यानी ये जो पोटेशियम को बाहर करना और हाइड्रोजन को अंदर करना, इसको और फास्ट कर देगा। क्या कर देगा? फास्ट कर देगा, क्योंकि इसके पास क्या आ गई है? पोटेंसी आ गई है। पॉइंट समझ में आ गया? और जब यहाँ पर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा बेटा, अंदर हाइड्रोजन आना स्टार्ट हो जाएगा, तो क्लोरीन ऑलरेडी यहाँ पर है, तो HCl का प्रोडक्शन जो है वो बॉडी में क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? क्या हुआ भाई? तो ये GH2 और M, जैसे ही हमने खाना खाया ये तीनों रिसेप्टर एक्टिवेट हुए। कैसे रिसेप्टर एक्टिवेट हुए? मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ये एक्टिवेट हुए, इन्होंने क्या किया भाई? तो वो जो ऑक्जेंटिक ग्लैंड है, उस ग्लैंड के अंदर इन्होंने कैल्शियम की एंट्री करवाई, और कैल्शियम की एंट्री होने के कारण हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज, यानी कि जो प्रोटॉन पंप यहाँ पर जो एंजाइम था बेटा, उसको पोटेंशिएट किए, और पोटेंशिएट होने के कारण जो हाइड्रोजन और पोटेशियम का जो क्या हो रहा था बेटा? ट्रांसफर हो रहा था, तो वो जो रेट है वो इंक्रीज हो गया, जिसके कारण हाइड्रोजन अंदर आना ज्यादा हो गया, और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके HCl का प्रोडक्शन को क्या कर दिया? इसने इंक्रीज कर दिया। आया समझ में? HCl का प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होगा तो पेप्सिनोजेन एंजाइम वहां पर क्या होंगे? एक्टिवेट होंगे। और अगर HCl का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया और अगर पेप्सिन का भी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो दोनों मिलकर के क्या करेंगे भाई? तो दोनों के पास प्रॉपर्टी है कि मेम्ब्रेन को क्या करेगा? लाइसिस करेगा। मेम्ब्रेन को लाइसिस करेगा, और अगर मेम्ब्रेन को लाइसिस करेगा, अगर आपने हमारे फर्स्ट लेक्चर को अगर आपने अटेंड नहीं किया तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा बेटा। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है ड्रग फॉर पेप्टिक अल्सर, उसको जरूर देखें। उसमें मैंने क्लियर किया है कि कैसे HCl और पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? मेम्ब्रेन को लाइसिस करता है। तो मेम्ब्रेन अगर लाइसिस होगा बेटा तो म्यूकोसल लेयर क्या हो जाएंगे? डैमेज होंगे, और म्यूकोसल लेयर डैमेज होंगे तो हमें क्या हो जाएगा? अल्सर हो जाएगा। आया समझ में? अब सुना, आप कहोगे कि सर यहाँ पर बाइकार्बोनेट लेयर नहीं बनेगा क्या? ऑब्वियसली बनेगा, लेकिन HCl का कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण वो बाइकार्बोनेट लेयर जो है डिफेंसिव के रूप में उतना ज्यादा डिफेंस नहीं कर सकता। जैसे मानकर चलो अगर कंसंट्रेशन सामने से ज्यादा हो रहा है, HCl का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा हो रहा है, उस केस में क्या हो जाएगा बेटा? जो हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो डिफेंस करने में नाकाम हो जाएगी, वो इनकैपेबल हो जाएगी, और उस कारण से वो क्या हो जाएगा बेटा? वो डिफेंसिव मैकेनिज्म को क्रॉस करके म्यूकोसल लेयर क्या कर देगा? डैमेज करेगा। और अगर म्यूकोसल लेयर डैमेज हुआ तो हमें क्या होने के चांसेस हो जाएंगे? अल्सर होने के चांसेस होंगे। और ड्यू टू पेप्सिन, पेप्सिन के कारण यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? उस अल्सर को हम क्या नाम बोलेंगे? पेप्टिक अल्सर होगा। तो अल्सर होगा कैसे, ये समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर M3H2 और G तीनों रिसेप्टर क्या हो गया है? एक्टिवेट हो गया। अब आप बोलोगे कि सर अभी तक आपने प्रोस्टाग्लैंडिन EP का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया। मैं ऑब्वियसली करूंगा, यहाँ पर इसको मैं क्लियर करूंगा। अभी फिलहाल इन तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। अब सुनना, अब हमें समझ में आ गया कि अल्सर होता कैसे है। अल्सर होता है HCl के प्रोडक्शन का इंक्रीज होने के कारण।
पेप्सिन को पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट होने के कारण। अब पेप्सिनोजेन एक्टिवेट कब होगा? तो HCl का प्रोडक्शन जब इंक्रीज होगा, HCl का कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा। तो हमें मालूम है कि हमारा जो मेन रीजन है अल्सर के लिए वो रीजन क्या है? HCl। अगर हम HCl के प्रोडक्शन को कम कर दें, जो HCl का प्रोडक्शन यहाँ पर इंक्रीज हुआ है किसी कारण बस, अगर हम HCl के प्रोडक्शन को डिक्रीज कर दें तो हमारा अल्सर क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। ट्रीटमेंट अप्रोच समझ में आ रहा है? तो हमें करना क्या होता है? तो हमने आपको या आपने पढ़ा होगा फार्माकोडायनामिक्स में कि ड्रग के 4 एक्शन होते हैं। या तो ड्रग अपने फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर एक्शन देता है, या तो ड्रग अपनी केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर एक्शन देता है, या तो ड्रग किसी एंजाइम्स को टारगेट करता है, या तो ड्रग किसी रिसेप्टर को टारगेट करता है। यही 4 मैकेनिज्म होते हैं ड्रग का बेटा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के लिए आपने पढ़ा होगा। इन्हीं 4 मैकेनिज्म के बेस पर ही हम किसी भी डिजीज को या किसी भी डिसऑर्डर को क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, इसको बिल्कुल माइंड में बना लीजिए कि अगर हमें किसी डिसऑर्डर को, किसी डिजीज को ठीक करना है तो हमारे पास 4 ही ऑप्शन है, या तो ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टी, या तो ड्रग की केमिकल प्रॉपर्टी, या तो ड्रग किसी रिसेप्टर में जाकर बाइंड करेगा, या तो ड्रग किसी एंजाइम को क्या करेगा? टारगेट करेगा। यही 4 हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो अगर हमें अल्सर ठीक करना है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? तो ये 3 रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है तभी कैल्शियम की एंट्री करवाता है। तो क्यों ना इन तीनों रिसेप्टर को हम ब्लॉक कर दें, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाएं, कुछ ऐसे ड्रग का फॉर्मेशन करें जो ड्रग क्या करता हो? M3 रिसेप्टर पे जाकर के क्या करता हो? एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी शो करता हो। एंटागोनिस्टिक का मतलब आपको मालूम ही है, अपोजिट प्रॉपर्टी शो करना, वो क्या कहलाता है? एंटागोनिस्टिक कहलाता है। आया समझ में? तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा? तो इन रिसेप्टर को हम ब्लॉक करेंगे, ऐसा ड्रग बनाएंगे जो M3 रिसेप्टर को क्या करे? ब्लॉक करे। उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए एंटी हिस्टामिनिक ड्रग यूज करेंगे। G रिसेप्टर को लिए एंटी गैस्ट्रिन ड्रग हम यूज करेंगे। इसके ये 3 रिसेप्टर को हम क्या कर सकते हैं? ब्लॉक कर सकते हैं। अगर हमें अल्सर ठीक करना है तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? तो इन तीनों रिसेप्टर को हमने क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया, जिसके कारण कैल्शियम की एंट्री बंद हो गई। तो इसकी जो पोटेंसी है वो ऑटोमेटिक डिक्रीज हो गई, और HCl का भी जो प्रोडक्शन हो रहा था बॉडी में वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। हो गया। हमारी जो ट्रीटमेंट अप्रोच थी वो क्लियर हो गई कि हमने क्या किया भाई? तो HCl का प्रोडक्शन बढ़ गया था, जिसके कारण हमें क्या हुआ था भाई? तो HCl के प्रोडक्शन होने के कारण यहाँ पर क्या हो गया था? हमारी बॉडी में अल्सर हो गई थी, जिसको हम पेप्टिक अल्सर बोल रहे थे। और अगर हमने इसके कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया तो अल्सर हमारी ऑटोमेटिक क्या हो गई? ठीक हो गई। अब सुनना, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? तो देखो हमारी बॉडी में दोनों चीजें चलती है। कुछ चीजें अगर प्रमोट करें, अगर हमें अल्सर नहीं है यानी हमारी बॉडी में डिफेंसिव मैकेनिज्म ठीक है, जो डिफेंस करने में क्या है? कैपेबल है। तो अगर HCl का प्रोडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर एक यहाँ पर और भी एंडोजेनियस मेडिएटर है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? EP जो रिसेप्टर है, ये EP रिसेप्टर इस हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase के ऊपर बाइंड करके इसके कंसंट्रेशन को, इसकी पोटेंसी को क्या करता है? डिक्रीज करता है। और हम ट्रीटमेंट अप्रोच में कर क्या रहे थे? तो इसके पोटेंसी को ही तो हम डिक्रीज कर रहे थे। तो यहां पर भी वही है, EP जो रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, अगर प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे ही बॉडी को पता चला कि HCl का प्रोडक्शन, नॉर्मल हेल्दी इंसान की मैं बात करूंगा, अगर हेल्दी ह्यूमन बीइंग है तो जैसे ही उसको क्लियर हुआ हमारी ये सब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, सेल्फ डिपेंडेंट है, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है नहीं कि हम उसको कहेंगे तब वो जाकर के बॉडी में रिलीज करवाएगा, ऐसा तो है नहीं। जैसे ही उसको क्लियर हुआ कि HCl का प्रोडक्शन बॉडी में ज्यादा हो रहा है तो प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिवेट होगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन अपने रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड करेगा। उसका रिसेप्टर यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है बेटा? ऑर्गेनेटिक ग्लैंड में। तो यहाँ पर EP रिसेप्टर है, और ये EP रिसेप्टर पे जैसे ही बाइंड करेगा तो EP रिसेप्टर प्रोटॉन पंप के एक्टिविटी को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा, उसकी एक्टिविटी को कम कर देगा। अब ये प्रोटॉन पंप ही कम हो जाएगा तो हाइड्रोजन और पोटेशियम का क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर जो ट्रांसफर हो रहा था वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जितना कम HCl हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा उतना कम HCl का प्रोडक्शन होगा। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो भी हाइड्रोजन पोटेशियम को डिक्रीज करने के लिए कैपेबल है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा क्या हो जाएगा? डिफेंसिव फैक्टर। यानी अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग देते, देखो ट्रीटमेंट अप्रोच की मैं बात कर रहा हूं, ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? तो M3 ब्लॉकर ड्रग दे करके, G ब्लॉकर ड्रग दे करके, H2 ब्लॉकर ड्रग दे करके, या तो हम क्या कर सकते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग दे करके। एनालॉग का मतलब होता है जो उसको पोटेंशिएट करे। हम ऐसा ड्रग बनाएं जो प्रोस्टाग्लैंडिन को और इंक्रीज करे। ये जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा ये क्या करेगा? प्रोटॉन पंप को कम करेगा, और जितना कम प्रोटॉन पंप होगा उतना कम ही हाइड्रोजन अंदर जाएगा, जितना कम हाइड्रोजन अंदर जाएगा उतना ही कम HCl का प्रोडक्शन होगा। और हमें करना क्या था ट्रीटमेंट अप्रोच में? तो हमें तो यही करना था कि HCl के प्रोडक्शन को क्या कर देना है? डिक्रीज कर देना है। आया समझ में पॉइंट? तो यहां पर हम प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग देकर के उसको क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा कि क्यों ना प्रोटॉन पंप एंजाइम को ही टारगेट किया जाए।
ऐसा मॉलिक्यूल, क्योंकि ये एंजाइम्स है और ड्रग एंजाइम्स पे जाकर के बाइंड कर सकते हैं, तो हम वहां पे ड्रग देंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। चलो इन रिसेप्टर को हम छोड़ देते हैं, इन रिसेप्टर जाकर के एक्टिवेट भी होगा और हमने जो मेन एंजाइम है उस एंजाइम को हमने ब्लॉक कर दिया कुछ टाइम के लिए। ना ये एंजाइम रहेगा, ना हाइड्रोजन अंदर जाएगा, और ना हाइड्रोजन अंदर जाएगा तो ना ही HCl का प्रोडक्शन होगा। ऑब्वियसली समझ में आ गया पॉइंट। तो हम ड्रग क्या दे सकते हैं बेटा, तो हमारे पास ट्रीटमेंट अप्रोच की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट अप्रोच में हम क्या कर सकते हैं, तो हम H2 ब्लॉकर ड्रग दे सकते हैं, हम G ब्लॉकर ड्रग दे सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं बेटा M3 ब्लॉकर यानी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे सकते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हम उस एंजाइम को इनहिबिट करने वाले ड्रग दे सकते हैं। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग दे सकते हैं। इसके अलावा बेटा सोमैटोस्टेटिन है ना, यहाँ पर याद रखना कि एक और एंडोजीनियस मेडिएटर है बेटा सोमैटोस्टेटिन, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं है ना सोमैटोस्टेटिन। ये सोमैटोस्टेटिन की क्या है, तो एक एंडोजीनियस मेडिएटर है और ये सोमैटोस्टेटिन करता क्या है, तो ये जो गैस्ट्रीन है ना, इस गैस्ट्रीन को डायरेक्टली क्या करता है, इनहिबिट करता है ना। तो यहाँ पर याद रखना कि जो ये सोमैटोस्टेटिन है वो क्या करता है बेटा, गैस्ट्रीन के सेक्रेशन को क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है। और अगर गैस्ट्रीन का सेक्रेशन डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेगा, HCl का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग दे सकते हैं, सोमैटोस्टेटिन क्या दे सकते हैं, एनालॉग दे सकते हैं, और बाकी M3H2G ब्लॉकर देंगे। और इसके अलावा हम क्या करेंगे बेटा, तो इसके अलावा हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग दे करके हम अल्सर को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा बेटा, वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना क्या होगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा ट्रीटमेंट अप्रोच। और ट्रीटमेंट अप्रोच का मैं मैक्सिमम चीजें कवर कर दिया, बस वहां पर कुछ पॉइंट है जो पॉइंट को मैं क्या करूंगा, मेंशन करूंगा। और उसी ट्रीटमेंट अप्रोच के बाद हम क्या करेंगे, ड्रग पढ़ेंगे, जैसे H2 ब्लॉकर, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग। जब आप KD त्रिपाठी का क्लासिफिकेशन देखोगे तो क्लासिफिकेशन में आपको यही ड्रग देखने को मिलेंगे। तो H2 ब्लॉकर वाले ड्रग क्या करेंगे, तो H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर हो गया। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करेंगे भाई, तो M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, जिससे कारण कैल्शियम की एंट्री बंद हो जाएगी, प्रोटॉन पंप का एक्टिविटी कम हो जाएगा, HCl का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो मैं हमेशा बताता हूं कि फार्माकोलॉजी में जब तक हमें HAP पैथोलॉजी फिजियोलॉजी पे कमांड नहीं होगा तब तक हमें फार्माकोलॉजी समझ में नहीं आएगा। और अगर हमें इन 3 सेगमेंट पे कमांड है तो हम फार्माकोलॉजी को बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छे से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फार्मास्पायरेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे बेटा, ट्रीटमेंट अप्रोच, और उसके बाद मैं ड्रग क्लासिफिकेशन ट्रिक के साथ आपको क्या कराऊंगा, छोटे छोटे निमोनिक से याद करवाऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग फार्मास्पायरेंट।